Hello students, good afternoon. So today my topic is cell injury. Okay, I hope you have watched a video of cellular adaptation. So it is the consequence of cellular adaptation. Okay, so basically normally what happens that normally cell is in the homeostasis. Okay, now whenever there is any outer stimulus or any injury occur, then what happens that cell will try to adapt in the environment. Okay, so there is cellular adaptation. Now if this stimuli is persistent, then what happens? Cell injury occur. Okay, now initially cell injury is reversible. If stimuli is still persistent, then this reversible cell injury become irreversible. Okay, so normally what happens? Cell is in the homeostasis. Then if any outer stimulus present, then there is cellular adaptation. Matlab cell will try to adapt in the environment. Okay, now stimuli if persistent, then cell injury occur, and cell injury first it is reversible, but after one point of time it become irreversible, and irreversible cell injury leads to cell death, and cell death is of two type. Okay, मतलब कि या तो वो एपोप्टोसिस से होगी या तो नेक्रोसिस से होगी. ठीक है. नाउ मैंने ये जो सारी नोट्स बनाई है ना वो रॉबिन्स से बनाई है. ठीक है. और रॉबिन्स के ये जो आप 4-5 पेज पढ़ोगे ना तो नॉर्मली 2-3 घंटा लग जाएगा. पर सो फर्स्ट रीड माय नोट्स एंड देन रीड फ्रॉम रॉबिन्स. ओके. नाउ फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ सेल इंजरी. ठीक है. तो सेल इंजरी की ये जो डेफिनेशन है ना वो रॉबिन्स में से है. ठीक है, इसलिए इतनी बड़ी है तो मैंने उसको डिवाइड करके लिखा है ताकि याद रखने में इजी हो. ठीक है. तो सेल इंजरी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल इंजरी? इफ द लिमिट्स ऑफ एडप्टिव रिस्पॉन्सेस आर एक्सीड्स और सेल एक्सपोज टू डैमेजिंग इंसल्ट और सेल डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स और सेल अफेक्ट बाय म्यूटेशन. ठीक है, या तो जो सेल्यूलर एडेप्टेशन है उसकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी, या तो न्यूट्रिशन एडिक्वेट नहीं होगा, या तो कोई म्यूटेशन होगा, या तो सेल को कोई डैमेजिंग इंसल्ट होगी. ये 4 चीज़ याद रखनी है. ठीक है. तो दिस विल ऑल अफेक्ट एसेंशियल सेल्यूलर फंक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट आफ्टर दैट इट इज टर्म्ड एज सेल्यूलर इंजरी. ओके. कौन सी 4 चीज़ें याद रखनी है? फर्स्ट इज की लिमिट ऑफ एडप्टिव रिस्पॉन्स एक्सिड्स. सेकंड इज की कोई डैमेजिंग इंसल्ट होगी. थर्ड इज की इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन होगा. एंड फोर्थ इज की म्यूटेशन होगा. ठीक है. तो इट विल ऑल लीड टू सीक्वेंशियल इवेंट. ठीक है, विच इज टर्म्ड एज सेल्यूलर इंजरी. Okay, now up to one point of time, as I told you, up to one point of time it is reversible, but after that if stimuli or injury still persist, then it becomes irreversible, and irreversible injury leads to cell death either by apoptosis or by necrosis. Okay, now mechanism of cell injury, it is from Robbins page number 49. Okay, now there are 5 mechanism of cell injury. First is mitochondrial damage, we will see one by one. Okay. Second is membrane damage. Third is injury by free radicals. Fourth is disturbance of calcium homeostasis. And fifth is endoplasmic reticulum stress. Okay. देखो ये जो रॉबिन्स में है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मैंने उसको ना एकदम पॉइंट वाइज बना दिया है और एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया है. ठीक है. तो गाइस प्लीज see my video up to the end. Okay, at the end of lecture will able to write mechanism of cell injury. Okay, so watch my video up to the end. Okay, now first mechanism is mitochondrial damage. तो अभी जो mitochondrial damage है वो कौन कौन सी, उसके भी 4 मैकेनिज्म है. ठीक है, वो ठीक है. फर्स्ट इज एटीपी डिप्लेशन. तो हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि पावर हाउस ऑफ है, वो पावर हाउस ऑफ द सेल है. ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कि हम जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ठीक है. तो whenever there is mitochondrial damage it leads to ATP depletion. ओके, तो क्या होगा कि ATP सिंथेसिस कम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में अगर डैमेज है तो इट लीड्स टू ATP डिप्लेशन. अभी ATP डिप्लेशन होगा उसकी वजह से बहुत सारी सीक्वेंशियल इवेंट होगी, इसको हम नीचे बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. फिर सेकंड इज की इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम. अभी क्या होगा कि नॉर्मली 99% ऑफ द कैल्शियम इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर
ओनली 1% कैल्शियम इज इनसाइड द सेल, ठीक है। और ये जो 1% कैल्शियम है वो भी साइटोप्लाज्म में फ्री नहीं होगा, it is into the mitochondria and endoplasmic reticulum. Okay, so whenever there is mitochondrial damage तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो कैल्शियम है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है। और whenever it comes into साइटोप्लाज्म तो वो साइटोप्लाज्म में आके बहुत सारे जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है उसको एक्टिवेट करेगा, और वो एंजाइम है वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली वो सेल को लाइज करेंगे, ठीक है, सेल को डैमेज करेंगे, लाइक डीएनएस, एटीपीएस, सॉरी एंडोन्यूक्लियस, एटीपीएस, फोस्फोलाइपेस, प्रोटीएस। तो ये सारे जो एंजाइम है वो क्या करेंगे, प्रोटीन का डिग्रेडेशन करेंगे, डीएनए को डैमेज करेंगे, फोस्फोलाइपेस को डैमेज करेंगे। तो फोस्फोलाइपेस है वो किसका, फोस्फोलाइपेस है वो किस में होता है, सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो सेल का मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। डीएनए को, एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए डैमेज करेंगे, मतलब सेल का न्यूक्लियस भी डैमेज होगा, सेल का मेम्ब्रेन भी डैमेज होगा। तो ये सब डैमेज होता है मतलब कि पूरी सेल को इंजरी हो जाती है, ठीक है। सो इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम अल्टीमेटली लीड्स टू सेल्यूलर इंजरी। अभी ड्यू टू इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम कौन कौन से एंजाइम एक्टिवेट हो गए और उन सब की एक्टिविटी है वो हम नीचे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड इज फ्री रेडिकल जनरेशन। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो वो जो भी पूरी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के बीच में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। कि फ्री रेडिकल्स मतलब कि जो एकदम आउटर ऑर्बिट है उसमें जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज मतलब कि ऐसा जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर ऑक्सीजन स्पीसीज का होगा तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है। तो अभी मेनली क्या होगा कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तब उसके बीच में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स है ये बॉडी को नुकसानकारक है, ठीक है। पर क्या है कि गॉड ने हमें, कि भगवान ने हमें बहुत अच्छी सिस्टम दी है। तो हमारी बॉडी में अगर फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल स्कैवेंजर सिस्टम होती है। तो वो क्या करेगी कि जैसे ही फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगी कि जो लेस टॉक्सिक हो, ठीक है। मतलब कि फ्री रेडिकल स्कैवेंजर सिस्टम है वो हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो अभी क्या होगा इसमें कि इन नॉर्मल कंडीशन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और जनरेशन ऑफ एटीपी होता है, ठीक है। बट इफ देर इज डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रिया then there is abnormal oxidative phosphorylation and it leads to free radical generation, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स में कौन कौन से आएंगे, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये सब क्या करेंगे कि इट विल डैमेज द सेल न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल साइटोप्लाज्म एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू सेल डेथ। ओके, नाउ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो क्या होगा कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। एक इनर मेम्ब्रेन होता है और दूसरा आउटर मेम्ब्रेन होता है। तो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में देयर इज साइटोक्रोम सी। ओके, साइटोक्रोम सी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है। वो अगर साइटोप्लाज्म में आ गया तो क्या होगा कि वो कास्पेस और वो सब एंजाइम को एक्टिवेट करता है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू एपोप्टोसिस। ओके, so if there is mitochondrial damage then cytochrome C will come into cytoplasm and it will leads to apoptosis. okay, now तो हमने क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा तो उसकी वजह से क्या चार चीजें होगी। फर्स्ट इज एटीपी डिप्लेशन, सेकंड इज इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम, थर्ड इज कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज होगा उसकी वजह से साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में आएगा और एपोप्टोसिस करेगा, और तीसरा फ्री और चौथा फ्री रेडिकल जनरेशन होगा, ठीक है। ओके, अभी मैंने बोला था ना कि जो एटीपी डिप्लीशन होता है उसकी वजह से बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस होती है, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू दिस पंप 2 पोटेशियम विल गो इनसाइड द सेल एंड 3 Na+ विल कम आउटसाइड द सेल। ओके, अभी क्या होगा कि ये जो पंप है उसका नाम क्या है, Na+, K+, ATPase पंप, ठीक है। मतलब कि ये जो पंप है
उसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अभी अगर एटीपी कम है तो क्या होगा कि ये पंप है उसका फेलर हो जाएगा। तो ड्यू टू Na+K+ पंप फेलर, अभी क्या होगा, वो नॉर्मली क्या करता था कि 2K+ इनसाइड एंड 3Na+ आउटसाइड। तो अभी जो Na+ है वो आउटसाइड नहीं आ पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि Na+ है वो एक्यूमुलेट होगा सेल में। तो Na+ वेनेवर जब जहाँ पे भी सोडियम जाता है वहाँ पे पानी जाता है, ठीक है। तो अभी Na+ अंदर बढ़ गया, मतलब कि अंदर वाटर भी बढ़ेगा। तो वाटर बढ़ेगा अंदर को, तो सेल में क्या होगा, देयर इज सेल्यूलर स्वेलिंग और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लेब्स, ओके, इन द सेल मेम्ब्रेन। सो if damage to this pump, Na+ cannot go outside, so Na+ will accumulate inside. K+ cannot go outside, so K+ depletion inside the cell, okay. So it leads to cellular swelling and bleb formation, okay. मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ की है कि सेल्यूलर स्वेलिंग होगा। देखो, अगर सेल के अंदर ज़्यादा पानी है, ठीक है, तो सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है उसका भी स्वेलिंग हो जाएगा। तो देर इज डायलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देर इज सेल्यूलर स्वेलिंग, देर इज ब्लेब फॉर्मेशन, ओके। नाउ सो ड्यू टू एटीपी डिप्लेशन, फर्स्ट इज कि Na+K+ एटीपीएस पंप है वो फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से Na+ सेल में बढ़ जाएगा, उसकी वजह से स्वेलिंग होगा सेल का और ब्लेब फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी दूसरा है एनेरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, कि जब भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट है वो एटीपी होता है, ठीक है। पर अभी क्या होगा कि जब भी ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो देर इज एनेरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। एंड वी ऑल नो एनेरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा तो उसकी एंड प्रोडक्ट क्या होगी, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो अभी ये लैक्टिक एसिड है तो वो क्या करेगा, जो सेल की पीएच है उसको डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इंट्रासेल्यूलर पीएच है वो अगर डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से देर इज क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस, ओके। तो एटीपी डिप्लीशन की वजह से फर्स्ट क्या हुआ, सेल्यूलर स्वेलिंग एंड ब्लेब फॉर्मेशन। सेकंड क्या हुआ, एनेरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हुआ, लैक्टिक एसिड जनरेट हुआ, इंट्रासेल्यूलर पीएच डिक्रीज हुई और उसकी वजह से देर इज क्रोमेटिन क्लम्पिंग, ठीक है। सेल का जो न्यूक्लियस है उसका जो क्रोमेटिन है वो क्लम्प हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि देर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे राइबोसोम अटैच हो गए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और राइबोसोम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होने के लिए देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, ठीक है। और जब भी ये अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तभी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो अगर एटीपी डिप्लीशन होगा तो क्या होगा कि जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ड्यू टू एटीपी डिप्लीशन there is detachment of ribosome from the endoplasmic reticulum, okay. सो मैंने यही सब फिगर में ड्रॉ किया है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लीड्स टू प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज इन द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। जब O2 और सब नॉर्मल है और नॉर्मल कंडीशन है तब। नाउ फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू ER ATP इज रिक्वायर्ड, बट ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ATP देयर इज डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, सो नो प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन मिसफोल्डिंग। प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं होगा पर जो भी प्रोटीन बनेगा वो मिसफोल्डेड प्रोटीन बनेगा, ठीक है। सो फर्स्ट मैकेनिज्म इज ओवर, ठीक है। तो हमने फर्स्ट मैकेनिज्म कौन सा पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में कौन सी 4 चीजें आई, फर्स्ट इज कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की वजह से एटीपी डिप्लीशन हुआ, ठीक है। सेकंड क्या होगा कि इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम, तो उसकी वजह से मैंने बोला कि फॉस्फोलाइपेज, एंडोन्यूक्लियस, प्रोटीएज, ये सब एंजाइम एक्टिवेट होगा और ये जो सारी सेल्यूलर कंटेंट है उसको डिग्रेड कर देगा, ठीक है। थर्ड इज फ्री रेडिकल जनरेशन, और चौथा क्या देखा कि साइटोक्रोम सी नॉर्मली कहाँ पे होता है, दोनों माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। अगर देर इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज देन इट विल कम इनटू द साइटोप्लाज्म एंड इट विल लीड्स टू एपोप्टोसिस, ओके। और एटीपी डिप्लीशन होगा, उसकी वजह से हमने कौन कौन सी सीक्वेंस देखी, तो सबसे पहला
Na plus K plus ATPase pump will fail. So what happen कि cellular swelling होगी और ब्लेब फॉर्मेशन होगा. क्यों? क्योंकि Na plus है वो बाहर नहीं जा रहा, Na plus है वो सेल के अंदर ही रह रहा है, तो it will leads to cellular swelling. ठीक है. फिर दूसरा हमने क्या देखा, डिटेचमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा और देयर इज इंक्रीज मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन. और तीसरा हमने क्या देखा था कि क्रोमेटिन क्लम्पिंग होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, सो इंट्रासेल्युलर पीएच विल डिक्रीज एंड इट लीड्स टू क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन. तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज का 4 मैकेनिज्म आएगा और एटीपी डिप्लेशन का 3 मैकेनिज्म आएगा. ठीक है. नाउ सेकंड इज मेम्ब्रेन डैमेज. तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन डैमेज? तो फर्स्ट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल मैंने बोला, देखो फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं? तो आउटर ऑर्बिट में जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं. और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज मतलब कि जो आउटर ऑर्बिट में ऑक्सीजन की स्पीसीज फ्री है उसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोलेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन स्पीसीज की ही बात करेंगे मोस्टली, इसलिए आप फ्री रेडिकल भी बोल सकते हो, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी बोल सकते हो. ठीक है. नाउ we will see in detail later on कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कौन कौन सी है. मतलब मैंने जो आपको बोला ना कि फ्री रेडिकल स्कैवेंजर सिस्टम होती है, तो वो क्या होती है वो अभी हम डिटेल में इसी लेक्चर में देखेंगे. ठीक. नाउ डिक्रीज, सेकंड इज डिक्रीज फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस. तो मैंने आपको बोला था कि सेल्यूलर मेम्ब्रेन है वो किस चीज का बना होता है? फॉस्फोलिपिड का. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस है वो डिक्रीज होगा. तो ड्यू टू हाइपोक्सिया और एनी अदर टाइप ऑफ सेल इंजरी देयर इज एटीपी डिप्लीशन. सो ड्यू टू एटीपी डिप्लीशन देयर इज लेस फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, सो देयर इज सेल मेम्ब्रेन डैमेज एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज. Okay. Now third is increase phospholipid breakdown. Now phospholipid breakdown क्यों होगा? तो it occurs due to साइटोप्लाज्म. हाँ, अभी मैंने बोला था ना कि साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम अगर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से वो एंजाइम एक्टिवेट करेगा. तो देखो यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म है वो मैंने इस फिगर में समझाया है और ये फिगर है वो रॉबिन्स से ही है. ठीक है. तो देखो फर्स्ट क्या होता है कि मेनली जो पहले कैल्शियम है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है. ठीक है. फिर क्या होता है कि अगर देर इज एनी इंजरी, इफ देर इज एनी इंजरी अकर टू सेल, तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम है वो भी अंदर आएगा और जो माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम है वो भी अंदर आएगा. क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज भी हो रहा है और दूसरा कि सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज हो रहा है. तो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा कि वो बाहर से कोई चीज़ अंदर आएगी तो उसे रोक नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज्ड है. ठीक है. तो बाहर का कैल्शियम भी अंदर आ रहा है, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम भी साइटोप्लाज्म में आ रहा है. तो whenever the calcium will come into the cytoplasm then it will activate the enzyme. Now कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? सॉरी. सो फर्स्ट इज फोस्फोलाइपेज. तो फोस्फोलाइपेज मतलब कि वो फोस्फोलिपिड का ब्रेक डाउन करेगा. ठीक है. सो डिक्रीज फोस्फोलिपिड सिंथेसिस, इट लीड्स टू मेम्ब्रेन डैमेज. ओके. नाउ सेकंड इज प्रोटीएज. प्रोटीएज क्या करेगा कि प्रोटीन को डिग्रेड करेगा. ठीक है. तो डिक्रीज प्रोटीन बिकॉज इट विल ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड देयर इज डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटल प्रोटीन. नाउ थर्ड इज एंडोन्यूक्लियस. तो एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा कि डीएनए को डैमेज करेगा. ठीक है. न्यूक्लियर डैमेज करेगा. नाउ फोर्थ इज एटीपीएस. तो एटीपीएस क्या करेगा कि वो डिक्रीज एटीपी सिंथेसिस करेगा. पूरा का पूरा जो सेल्यूलर वो है सेल्यूलर कंटेंट है वो डैमेज हो जाता है. ठीक है. तो पूरा सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा. नाउ फोर्थ इज साइटोस्केलेटल एबनॉर्मलिटी. इट अकर्स ड्यू टू प्रोटीएज एक्टिवेशन. बराबर. तो प्रोटीएज एक्टिवेशन होगा तो क्या होगा कि वो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा. तो सेल का जो अंदर का साइटोस्केलेटल मटेरियल प्रोटीन से बना होगा. तो ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन देयर इज साइटोस्केलेटल एबनॉर्मलिटी. ओके. सो डैमेज टू डिफरेंट सेल्यूलर मेम्ब्रेन लीड्स टू डाइवर्स इफेक्ट ऑन द सेल. देखो अभी क्या होगा कि सेल का खुद का मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मेम्ब्रेन डैमेज हो गया. तो ये सारे मेम्ब्रेन डैमेज हो गए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे? तो फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज. तो इट लीड्स टू डिक्रीज एटीपी. सेकंड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज.
whenever there is plasma membrane damage, तो वहाँ पे osmotic imbalance हो जाता है, ठीक है. So cell will leak the metabolites which are important for the formation of ATP. Now third is lysosomal membrane damage. तो हम सबको पता है कि लाइसोसोम है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है. Whenever there is leakage of lysosomal enzyme into cytoplasm, then there is activation of acidic hydrolase, ठीक है. तो एसिडिक हाइड्रोलेस क्या करेगा कि देखो आरएनएस है तो वो आरएनए को डैमेज करेगा, डीएनएस है वो डीएनए को डैमेज करेगा, प्रोटीएस है वो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, फॉस्फेटेस है वो फॉस्फोप्रोटीन को डिग्रेड करेगा, एंड ग्लूकोसिडेस है वो ग्लाइकोजन को डिग्रेड करेगा. सो बेसिकली इट लीड्स टू सेल सुसाइड. ओके, सो मेम्ब्रेन डैमेज में क्या आएगा कि तो फर्स्ट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, सेकंड इज डिक्रीज फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, क्योंकि एटीपी डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है. थर्ड इज इंक्रीज फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन, क्योंकि देयर इज इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम, ठीक है. वो कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करेगा वो सब लिखना है. देन साइटोस्केलेटल एबनॉर्मलिटी, क्योंकि ड्यू टू प्रोटीएज. ओके, नाउ कौन कौन सा मेम्ब्रेन डैमेज होगा. फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज, सेकंड इज सेल्यूलर मेम्ब्रेन मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज, थर्ड इज लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज, और ऑल दिस लीड्स टू सेल्यूलर इंजरी. ओके, now third is injury by free radical. तो DNA damage is done by free radicals. ओके, अभी फ्री रेडिकल क्या है वो मैंने आपको बताया, वही लिखा है कि फ्री रेडिकल इंजरी, ठीक है. फ्री रेडिकल्स आर बेसिकली केमिकल स्पीसीज दैट हैव सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर ऑर्बिट. I have already told you that. Okay, and this free unpaired electron is highly reactive and it can damage lipid, carbohydrate, protein, nucleic acid, which are all the important structure of cell. ठीक है, मतलब कि ये जो भी फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वो सब है उसको डैमेज कर देगा, ठीक है. सो नॉर्मली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द सेल ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, ठीक है. जब भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा तो फ्री रेडिकल जनरेशन होगा, ठीक है. बट they are degraded and removed by intracellular ROS scavengers, ठीक है. तो अभी ROS स्कैवेंजर से वो क्या हुआ कि डिफेंस सिस्टम हो गई, ठीक है. सो वेन एवर देर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, तो अभी बॉडी को डैमेज कब होगा कि जब भी कोई सेल्यूलर इंजरी होगी तो फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और उसकी जो स्कैवेंजिंग सिस्टम है उसका इफेक्ट घट जाएगा, ठीक है. सो इट लीड्स टू कंडीशन विच इज नोन एज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है. तो नॉर्मली हमने क्या देखा कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन होता है मतलब जब भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है देयर इज जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. ओके, एंड दे आर रिमूव्ड बाय आवर बॉडी बाय विच सिस्टम, वाया फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग सिस्टम. ओके, बट वेन एवर देर इज इंक्रीज फ्री रेडिकल प्रोडक्शन और जो स्कैवेंजिंग सिस्टम है वो इतने फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है कि बॉडी की जो स्कैवेंजिंग सिस्टम है वो उसको नहीं हटा पा रही, तब क्या होगा बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा, ठीक है. तो अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये वो कोई भी कंडीशन में आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल इन एनी कैंसर, सेल इंजरी, एजिंग, एनी डिजेनरेटिव डिसीज लाइक अल्जाइमर्स डिसीज. ओके, सो अभी प्रोडक्शन कैसे होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का हमारे बॉडी में. तो इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देयर इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है. तो अभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तब क्या है कि जो O2 है उसको हमें H2O में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो जब भी हम O2 को H2O में कन्वर्ट करेंगे तब वहाँ पे 3 हमें इंटरमीडिएट कंटेंट मिलेंगे, ठीक है. और जो भी इंटरमीडिएट कंटेंट मिल रहे हैं that are reactive oxygen species and they are harmful for body. okay, तो whenever there is cell injury तो क्या होगा कि सुपर ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है और हाइड्रोक्सिल बनता है, ठीक है. और ये सारे जो इंटरमीडिएट कंटेंट है वो क्या करेंगे कि लिपिड पेरोक्सीडेशन करेंगे और मेम्ब्रेन डैमेज कर देंगे, प्रोटीन मॉडिफिकेशन करेंगे, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेंगे, उसका मिसफोल्डिंग करेंगे और डीएनए को डैमेज करेंगे तो म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है. पर हमारी बॉडी में क्या है स्कैवेंजिंग सिस्टम है. बेसिकली फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग सिस्टम में कौन कौन आएगा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेस एंड केटालेस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट
फ्री रेडिकल्स। पहले तो क्या लिखना है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं वो लिखना है। फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या है, फ्री रेडिकल मतलब कि जो आउटर ऑर्बिट में जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज फ्री रेडिकल। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज मतलब कि ऑक्सीजन की जो स्पीसीज है वो आउटर ऑर्बिट में होगी और सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रही होगी, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ओके, नेवर देर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल और स्कैवेंजिंग सिस्टम है उसका काम कम हो जाएगा, तो क्या होगा, बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्री रेडिकल। ठीक है, अभी नेक्स्ट इज डिस्टर्बेंस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस। तो ये हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, देखो, it is a second messenger in several signaling pathway, but if it released into the cytoplasm of the cell in excessive amount, then it is also a source of इंजरी। ओके, तो हमने ऊपर देखा वो कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा था, फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लियस एंड एटीपीएस। सो इट विल लीड्स टू सेल इंजरी। ओके, सो लास्ट mechanism is endoplasmic reticulum stress. ओके, तो नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में शेपरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। शेपरॉन्स क्या करेंगे कि जो भी न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका प्रॉपर फोल्डिंग करेंगे। ओके, और जो भी मिसफोल्डेड प्रोटीन है उसको यूबिक्विनेटेड कर देंगे और प्रोटियोलाइसिस कर देंगे उसका। ठीक है, so if unfolded or misfolded protein accumulate in the endoplasmic reticulum तो they will trigger number of alteration, उसको क्या बोलते हैं, unfolded protein response। ओके, so it will cause, तो जब भी ये unfolded protein response आएगा तो there is increased chaperone, तो increased chaperone क्या करेगा कि जो misfolded protein है उसको degrade कर देगा। ओके, they will slow protein translation. So if this reaction is unable to cope up with accumulation of misfolded protein, then activation of caspase and apoptosis occur. This whole process is known as endoplasmic reticulum stress. Okay, मतलब कि नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, हमने देखा ना आगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम अटैच होगा तो इट विल लीड्स टू प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो अभी शेपरॉन्स प्रेजेंट हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है उसको प्रॉपर फोल्ड करेंगे। ठीक है, और जो भी मिसफोल्डेड प्रोटीन है उसको यूबिक्विनेटेड और डिग्रेड कर देंगे। ठीक है, और जब भी मिसफोल्डेड प्रोटीन इंक्रीज होगा तो शेपरॉन क्या करेगा कि अपना जो फोल्डिंग है वो बढ़ाएगा, मिसफोल्डेड प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा और प्रोटीन ट्रांसलेशन को स्लो कर देगा। ठीक है, सो वेन एवर देर इज मोर मिसफोल्डेड प्रोटीन सेल्स एबिलिटी टू रिपेयर देम विल रिड्यूस, सो देर इज डिलीटेरियस म्यूटेशन। ओके, मतलब कि इतना ज़्यादा मिसफोल्डेड प्रोटीन होगा कि सेल की उसको रिपेयर करने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इट विल लीड्स टू डिलीटेरियस म्यूटेशन। ओके, सो अप टिल नाउ what we have so is 5 mechanism of cell injury. Okay, and what are these 5 mechanism? First is mitochondrial damage, second is membrane damage, third is injury by free radical, disturbance of calcium homeostasis, and endoplasmic reticulum stress. Okay, so this is all about cellular injury. Okay, so read my notes and then read it from the Robbins. Okay, you guys find it very easy. Okay, so तब और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो होगा एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के ऊपर। ठीक है, सो बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड, सक्सेस विल कम आफ्टर यू। ओके, बाय बाय।